तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स कुछ देना चाहता हूँ, जैसे कि ये कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मैंने इस क्लास को या इस कोर्स को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन पहला सेक्शन है ग्रामर। अब ग्रामर सेक्शन में क्या होता है कि ग्रामर सेक्शन में मैं आपको बेसिक इंग्लिश, जिसमें पूरे ग्रामर के टेंसेस आते हैं, जिसके द्वारा आप, अगर आपके टेंसेस परफेक्ट है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी है, तो अगर आपके टेंसेस परफेक्ट है तो आप टेंसेस के साथ में आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। अब वो इसलिए भी है क्योंकि कैसे कि हम लोग जो आते हैं, हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं या मराठी बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोगों को, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी मैं कुछ सोच के बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ लाइन बोलूंगा और आपको बोलूंगा कि ओके ये कुछ लाइन लीजिए और आप सीख गए, वैसा नहीं। उसको याद करके बोलना, उसको इंग्लिश नहीं बोलेंगे। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे थे, वैसे ही भी अगर आप डायरेक्टली अगर आप बात कर सके, वही अपना मेन इंटेंशन है। तो पहला सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में मैं आपको पूरा बेसिक ग्रामर इंग्लिश का धीरे धीरे सिखाऊंगा रोज। लेकिन एक चीज जो मैं हर बार कहता हूँ और हर बार कहूंगा आपको, कि आपको रोज प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज मेक श्योर यू डू प्रैक्टिस एट योर होम। ओके। दूसरा सेक्शन नंबर 2 ये है कि डेली रूटीन मतलब हमारी रोज की बोलचाल। अब रोज की बोलचाल में हम लोग, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो, तो इस तरह से जो बातें हम बोलते हैं, ये मैं आपको रोज इसकी 2-2, 3-3 लाइनें बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि बस वो लाइनों की प्रैक्टिस करनी है और बस उसको रोज अपने घर के लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में या किसी के भी साथ में आप उसको बातचीत कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। मतलब आप जहां तक हो सके उसको आप बात कीजिए, उसको यूज करने की कोशिश कीजिए। कोर्स हेवी नहीं है, रोज का मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा आपको ये वीडियो के लिए। उसके बाद 15-20 मिनट आप घर पे थोड़ी सी उसकी नोट्स बना के पढ़ाई कर लीजिए। मतलब आपके लिए अगर आप आधा घंटा भी निकालते हैं खुद की लैंग्वेज के लिए, तो मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग आपको ये काम आएगी चीज। आई होप कि आप समझ सके उसे। नेक्स्ट और थर्ड और हमारा लास्ट सेक्शन है वर्ड्स। अब दोस्तों ऐसा है कि इंग्लिश स्पोकन में हम लोग सब चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई टीचर वर्ड्स नहीं सिखा सकता, क्योंकि वर्ड्स तो याद ही करने पड़ेंगे। और हम लोगों के पास में जो कलेक्शन होता है, वोकैबुलरी जिसे कहते हैं हम लोग, वो कलेक्शन बहुत ही कम होता है। अब जनरली तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने के लिए बहुत सारे वर्ड्स चाहिए, मिनिमम 10,000 से 12,000 वर्ड्स चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास में 3,000-4,000 वर्ड्स का कलेक्शन है हमारे दिमाग में, तो भी हम आसानी से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं कि मैं आपको रोज 10 वर्ड्स मैं आपको लिख कर दूंगा, मतलब स्क्रीन पर आपके दिखेंगे आपको 10 वर्ड्स सेक्शन नंबर 3 में। बस आपको क्या करना है कि वो 10 वर्ड्स एकदम बेसिक से एमएटी मैट ऐसे एकदम नॉर्मल वर्ड्स, तो ये सब आपको वो वर्ड्स याद करने हैं। रोज के 10 वर्ड्स दोस्तों कुछ इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप 10 वर्ड्स याद कर सकते हैं तो बढ़िया है, और बस वो 10 वर्ड याद कीजिए और ऐसे ही रोज आपका कलेक्शन बढ़ाते जाइए। सेक्शन नंबर 1 में आज मैं आपको बताऊंगा कि रोज की बोलचाल में हम अंग्रेजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी को बोलना है आप कैसे हैं, तो जनरली वो बोलेगा कि मैं अच्छा हूं या बोलेगी कि मैं अच्छी हूं। तो जनरली ये लाइन आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू, कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू। तो इसका जवाब जैसे उसने बोला कि मैं अच्छा हूं, तो बोलेगा आई एम फाइन। तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि अगर कोई बोले कि हाउ आर यू, तो वो बोलेगा कि आई एम फाइन। ये तो आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। लेकिन अगर हम उसमें एक छोटी सी लाइन ऐड कर दे तो वो लाइन थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी। तो ये कन्वर्सेशन कैसे होगा कि अगर मैंने पूछा हाउ आर यू, और अगर आप कहे आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, तो फिर मुझे फिर से बोलना पड़ेगा कि आई एम फाइन टू, TOO लास्ट में। हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, आई एम फाइन टू।
तो बस एक लाइन ऐड करने से क्या हुआ कि ये लाइन थोड़ी सी अच्छी हो गई। अब इसके अलावा जनरली दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोग इंग्लिश में थोड़े डिफिकल्ट चीजों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब तो वही होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन वो उसको इस तरह से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि ये कुछ और ही बोल रहे हैं। जैसे कि देखिए, कोई आपको बोल सकता है कि हाउ इज इट गोइंग, या फिर कोई बोल सकता है कि हाउ आर यू डूइंग। तो अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो उसका जवाब ऐसा ही है मैक्सिमम। आप उसको यही से बोल सकते हैं आई एम फाइन, आप बोल सकते हो आई एम गुड, आप बोल सकते हो आई एम ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो। और आप बोल सकते हो कि ओके आई एम फाइन, आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। ठीक है, तो इसी तरह से ये सेंटेंस एंड होगा। तो यहां पर बस अब इसका प्रैक्टिस करना है आपको घर पे। मैक्सिमम जगह पर जहां पर भी आप जाते हैं, जिससे भी आप मिलते हैं, बस वहां पर उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कल मैं आपको सेक्शन नंबर 1 की नई लाइनें बताऊंगा कि नई लाइनें कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यहां पर सेक्शन नंबर 1 खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 है ग्रामर, बेसिक ग्रामर। अब एक्चुअली क्या होता है दोस्तों कि मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे लोगों की टेक्निक अलग अलग है, सब लोग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा भी कोई तरीका अलग ही है, पर मेरा एकदम नॉर्मल और सिंपल तरीका है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अगर बेसिक ग्रामर के अलावा अगर कहीं से और पढ़ते हैं तो हम जल्दी से बोल पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमको ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती बोलने के लिए। हो सकता है हर इंसान अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई, या मतलब हर इंसान अपने हिसाब से सिखा सकता है। हो सकता है कि वो लोग बोलते हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि, क्योंकि काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा अगर उनको डायरेक्टली कुछ बोला जाए तो वो बोल नहीं पाएंगे। मतलब डायरेक्टली अगर उनको कुछ लाइनें दी जाए और उनको कहा जाए कि ये रही 50 लाइनें, अब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आप सीख गए इंग्लिश, तो मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म एंड हार्ड वर्क। तो अगर आप इसी के लिए, और ये बेसिक चीज है, लेकिन एक चीज का मैं आपको एक वादा करता हूं कि अगर आप ये बेसिक चीज करेंगे, ये नॉर्मल चीज करेंगे और इसको तरीके से करेंगे, मतलब सिंपली, अगर आप इसको बेसिक आज अगर आप रेगुलरली इसको पढ़ाई करेंगे तो एक बार जब आप सीख जाएंगे तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार आपने ये ग्रामर सीख गए तो ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा और आपका इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लेने की सोच रहे हैं तो ये मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम सेक्शन नंबर 2 में देखेंगे कि हमारा जो ग्रामर है। अब ग्रामर में क्या होता है दोस्तों कि जनरली ग्रामर शुरू होता है टेंसेस से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन उससे पहले, ग्रामर से पहले हमारे पास में कुछ चीजें हैं, जैसे उनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एकदम सिंपल चीजों से शुरू करूंगा। सबसे पहले स्वर। अब स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। स्वर को इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स। फिर उसके बाद में आता है व्यंजन। व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कुछ लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स भी बोल सकते हैं। व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स कितने हैं टोटल, ए से लेकर जेड तक। ए से लेकर जेड तक इंग्लिश के अल्फाबेट्स है 26। उसमें से 5 क्या है? वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन से है? ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको याद करने का तरीका यही है, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हो गए वॉवेल्स और बाकी के हुए कॉन्सोनेंट्स। ये एक बेसिक चीज आपको पता चली। उसके बाद में जैसे कि दोस्तों कि अगर आपको घर बनाना है, अगर आपको कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको पिलर्स के बिना आप घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक उस घर में पिलर्स ना हो तो वो घर की छत नहीं रहेगी या वो घर नहीं बनेगा। उसी तरह से टेंसेस शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक पिलर्स है उनके, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शब्द विभाग। जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शब्द विभाग, और शब्द विभाग को इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे जब हम टेंसेस शुरू करेंगे और मैं आपको कहूंगा कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी 2 3 जैसे कि टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है टोटल 8। आई होप कि आप में से काफी लोगों को पता होगा, पर अब मैं इसको बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा इसको।
तो जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, जिसमें के 2 हम आज देखेंगे, 2 रोज देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है। नाउन, अब नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन क्या करता है, उसको यूज कैसे करते हैं, या उसका एग्जाम्पल क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो जैसे नाउन की डेफिनेशन क्या है, क्यों क्या है, तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी भी व्यक्ती के नाम को, वस्तू के नाम को या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाला, वस्तूच्या नावाला किंवा जागेच्या नावाला नाउन किंवा नाम असे म्हणतात। सिंपल चीज है, किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को या जगह के नाम को हम नाउन बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, याचे आपण उदाहरण बघू। जैसे कि नाम है इसका राजू, एक नाम हो गया, टेबल चीज का नाम हो गया, और नागपुर जगह का नाम हो गया। तो इसके 3 एग्जांपल्स भी हो गए। द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बस ध्यान में रखिए, मैं आपको इसके बारे में, इसको याद नहीं करना है, बट यू शुड नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके बाद में दूसरा क्या है, सेकंड। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, कि प्रोनाउन किसको बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग सर्वनाम। अब सर्वनाम की व्याख्या क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो शब्द नाम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलेंगे सर्वनाम। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि राजू इज अ बॉय, ठीक है। अब राजू एक लड़का है, लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि राजू एक जो शब्द है, राजू लड़का होने की वजह से अपन उसकी जगह पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लड़की का नाम रहेगा तो उसकी जगह पे शी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बेजान चीज रहेगी, जिसको निर्जीव बोलते हैं हम लोग, अगर वैसी चीज रहेगी तो उसके जगह पे इट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही, शी, इट एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कल अब हम आगे के 2 और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता करेंगे। तो ये सेक्शन यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है हमारा वर्ड्स का सेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रोज 10 वर्ड्स दूंगा, और वो 10 वर्ड्स में आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सिर्फ ये करना है कि ये 10 वर्ड्स आपको याद करने हैं। तो जो 10 वर्ड्स मैं आपको देने वाला हूं, अगर आपको कभी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अब मैं उसका आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता सकता हूं, ठीक है। तो ये रहे आपके 10 वर्ड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज डेली रूटीन यानी हमारा सेक्शन नंबर 1, आज हम इस सेक्शन में देखेंगे कि कैसे हम अपने दोस्त का परिचय, जिसको आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं, वो अपना परिचय किसी दूसरे के साथ में करवा के दे सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि सपोज कीजिए कि ये एक मेरा फ्रेंड है जिसका नाम अनिल है, ये मेरा दूसरा फ्रेंड है जिसका नाम सुनील है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं अपने इस दोस्त का परिचय इस दोस्त से कैसे कराऊंगा इंग्लिश में। इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी एक भी अल्फाज गलत होता है या एक भी वर्ड गलत होता है तो आपका बोलने का मीनिंग बदल जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि मैं किस तरह से अनिल को सुनील से इंट्रोड्यूस कराता हूं। अनिल, आई वुड लाइक यू टू मीट सुनील, एंड सुनील, दिस इज अनिल, अनिल, दिस इज सुनील। समझे? मैं बोलूंगा अनिल, आई वुड लाइक यू टू मीट सुनील, एंड सुनील, दिस इज अनिल, अनिल, दिस इज सुनील।
एक बार फिर से, अगर आप इस लाइन को अच्छी तरह से लिख लीजिए कि आई वुड लाइक यू टू मीट, आई वुड लाइक टू मीट यू नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपने ऐसा कहा कि जल्दबाजी में क्या होता है कि हम लोग लिख लेते हैं और फिर उसको याद नहीं करते। अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके जबान से ऐसा निकलेगा कि जल्दबाजी में आई वुड लाइक टू मीट यू, ऐसा हो जाएगा। तो उसका मतलब ही कुछ और होता है। तो बेटर ये है कि आप इसको याद रखें कि उसको आपको क्या बोलना है कि आई वुड लाइक यू टू मीट। ठीक है, तो हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। समझिए कि अनिल आप मेरे सामने हैं और ये रहा सुनील। तो अब मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा अनिल को सुनील से। अनिल, आई वुड लाइक यू टू मीट सुनील, एंड सुनील, दिस इज अनिल, अनिल, दिस इज सुनील। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज के डेली रूटीन सेक्शन में बस इतना ही। अब हम अपने नए सेक्शन की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब अपना सेक्शन नंबर 2 ने अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नाउन और प्रोनाउन। आज हम अगले 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता करेंगे। मतलब 3rd नंबर पर है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब एडजेक्टिव किसको बोलते हैं और एडजेक्टिव का क्या काम है, एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है? तो उसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो शब्द नाम और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल कैसा है कि राजू इज अ बॉय। राजू इज अ बॉय। अब मुझे एक बात बताइए कि इस लाइन में एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस लाइन में विशेषण है ही नहीं, यानी एडजेक्टिव है ही नहीं। क्योंकि राजू तो लड़का ही होगा, तो डेफिनेटली राजू इज अ बॉय, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लाइन में एक चीज ऐड कर दूं कि राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है, तो इसका मतलब किस शब्द ने उसकी तारीफ की? किस शब्द ने उसकी तारीफ की? गुड। गुड शब्द ने उसकी तारीफ की, इसलिए राजू इज अ गुड बॉय। इस लाइन में गुड जो शब्द है वो क्या हुआ? वो हुआ एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी कि अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो शब्द नाम और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, अब हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा और आपको मैंने डिटेल में बता भी दिया। इसको सिर्फ याद रखना है आपको। और हमारा 4th यानी चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब, अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ब, वर्ब यानी क्रियापद। वर्ब, वर्ब यानी क्रियापद। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? दुनिया में कोई भी चीज क्रिया से होती है। मतलब अगर हम उठते हैं तो उठने की क्रिया होती है, बैठते हैं तो बैठने की क्रिया होती है, पानी पीते हैं तो पानी पीने की क्रिया होती है। मतलब दुनिया में हर चीज क्रिया से ही होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्ब यानी क्रियापद। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच शोज दैट समथिंग इज बीइंग डन। अ वर्ड विच शोज दैट समथिंग इज बीइंग डन। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए कि किसी भी होने वाली क्रिया को क्रियापद कहते हैं। किसी भी होने वाली क्रिया को क्रियापद कहते हैं। कुठल्याही होणाऱ्या क्रियेला क्रियापद असे म्हणतात। जनरली वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, आपको तो शायद से पता ही होगा कि जैसे कि गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, इस तरह से। तो जब हम हमारे टेंसेस शुरू करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है। तो इसका मतलब होगा, अगर मैं बोलूंगा कि V1 तो इसका मतलब होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। V2 तो इसका मतलब होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अगर मैं बोला कि V3 तो इसका मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये रहे हमारे अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारे टोटल 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ओके, तो ये सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू। और हमारा आज का लास्ट सेक्शन यानी वर्ड्स। अब कल हमने 10 वर्ड्स का जो मैंने आपको भेजा था, अब उसके आगे के वर्ड्स। तो ये रहे आपके आज के वर्ड्स।
हेलो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि कैसे एक दोस्त का दूसरे दोस्त से हम परिचय कराते हैं। तो आज हम देखेंगे कि उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। जब किसी के साथ में, किसी नए इंसान के साथ में आपका परिचय होता है, जब किसी नए आदमी के साथ में आपका परिचय होता है, तो आपको क्या कहना चाहिए। जैसे ही किसी नए आदमी से आपका परिचय होता है तो आप कह सकते हैं कि नाइस टू मीट यू। क्या कह सकते हैं? नाइस टू मीट यू। आपको कहना चाहिए नाइस टू मीट यू, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ग्लैड टू मीट यू। अगर आपको सामने वाले पर थोड़ा सा इंप्रेशन डालना है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ग्लैड टू मीट यू। या फिर आपको और ज्यादा इंप्रेस करना है सामने वाले को तो आप ये भी बोल सकते हैं प्लीज टू मीट यू। क्या बोलेंगे? प्लीज टू मीट यू। अगर हम किसी नए आदमी को मिलते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी थोड़ी तारीफ कर दे तो जनरली आप उसको बोलेंगे आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। आज के डेली रूटीन में हमने क्या देखा कि जब किसी के साथ में, नए इंसान के साथ में जब हम मिलते हैं तो हम कहते हैं कि नाइस टू मीट यू, या फिर ग्लैड टू मीट यू, या फिर प्लीज टू मीट यू, या फिर आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट यू। ओके, डेली रूटीन में बस आज इतना ही। अब इसके आगे के बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ओके तो दोस्तों, आज के हमारे ग्रामर सेक्शन में हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। अब आज हम देखेंगे कि अगले 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनको कहते हैं कि उसमें से पहला है, मतलब 5th नंबर का क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब। अब एडवर्ब किसको बोलते हैं? एडवर्ब की क्या डेफिनेशन है? एडवर्ब को बोलते हैं कि a word which qualifies any parts of speech except noun or a pronoun. A word which qualifies any parts of speech except noun or a pronoun. इसका मतलब होता है कि देखिए कि जो शब्द नाम और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता, जो शब्द नाम और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता, बाकी के जो शब्द विभाग है उनकी विशेषता बताता है। जो शब्द नाम और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता, बाकी के जो शब्द विभाग है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि दिस इज अ डार्क ब्लैक हॉर्स। दिस इज अ डार्क ब्लैक हॉर्स, ये एक लाइन है। अब इस लाइन में एडवर्ब क्या है? एग्जैक्टली इस लाइन में एडवर्ब है डार्क, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? हम ब्लैक नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं डार्क ब्लैक। जनरली आपने देखा होगा कि इस लाइन का मतलब होता है कि ये काले, गहरे काले कलर का घोड़ा है। ये एक गहरे काले कलर का घोड़ा है। लेकिन अब इसमें हमने घोड़े की तारीफ नहीं की, हमने इसमें घोड़े की तारीफ नहीं की, हमने इसमें उसके कलर की तारीफ की। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ डार्क ब्लैक हॉर्स। इस लाइन में डार्क जो वर्ड है वो है एडवर्ब। ओके, हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की क्या डेफिनेशन है? प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रीपोजिशन के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीपोजिशन का काम अपने को बहुत पड़ता है आगे। जैसे कि देखिए, अ वर्ड, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स। जो शब्द 2 चीजों को संबंधित करता है, जो शब्द 2 चीजों को संबंधित करता है, उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। इसका हम एग्जांपल देखें। मैं बाजार जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश कैसा होगा? आई गो टू मार्केट। अब इस लाइन में आई गो टू मार्केट, प्रीपोजिशन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है टू, टीओ। तो इसका मतलब टू कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, मैं जाता हूं, आई गो, कहां जाता हूं? मार्केट। आई गो और मार्केट, आई गो और मार्केट, इन दोनों को किस वर्ड ने इन दोनों को कनेक्ट किया या संबंधित किया? वो है टू। अगर टू ना हो तो ये लाइन बनेगी ही नहीं। तो आई गो टू मार्केट, तो इस लाइन में प्रीपोजिशन क्या हुआ? टू। तो उसी तरह से टू, एट, ऑन, इन, फॉर, फ्रॉम, विथ, विदाउट, बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, ये उसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि प्रीपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, दैट टाइम दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश में, उस वक्त प्रीपोजिशन के बारे में हमको पता होना और उसका यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
या फिर जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो उस टाइम पर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा होता है। आज हमने 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लास्ट आखिरी के बचे हुए 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, थैंक यू। और हमारा आज का लास्ट सेक्शन यानी वर्ड्स, तो ये रहे आपके आज के वर्ड्स। आज के डेली रूटीन सेक्शन में हम देखेंगे कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आप उसको कहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, मीन्स नाइस टू मीट यू, आपने बोला। उसके बाद में आपकी उससे बातचीत शुरू हो गई, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक अगर आपको बीच में से जाना है, मतलब अगर आपको बीच में से जाना है तो आपको क्या बोलना है, क्या बोल सकते हो। अब आप बात कर रहे हो किसी से, पर अचानक आपको बोलना है कि माफ कीजिए मुझे अभी जाना होगा। मतलब अगर आपको बोलना है कि मुझे अभी जाना है तो आप कैसे बोलेंगे? अगर आपको ऐसा बोलना है तो आप बोलेंगे सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। कैसे बोलेंगे? सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। ठीक है। और आप जाते जाते एक और लाइन बोल सकते हैं, इट वॉज नाइस टू सी यू। इट वॉज नाइस टू सी यू। याद रखिएगा, नाइस टू मीट यू स्टार्टिंग में जब मिलते हैं तब बोलते हैं, और जाते वक्त जब हम जाते हैं तब बोलते हैं इट वॉज नाइस टू सी यू। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एकदम सिंपल है। हम लोग बहुत ही थोड़ी 2-2, 3-3 लाइनें ही ले रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए मैं आपको रोज ज्यादा लाइनें नहीं दे रहा हूँ, थोड़ी 2-2, 3-3 लाइनें दे रहा हूँ। आज के डेली रूटीन में हम कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे कि जब हम जाते हैं तो जनरली क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बाय। जब हम जाते तो बोलते हैं बाय, या हम लोग गुड बाय बोलते हैं जब हम जाते हैं तो। लेकिन हम इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं? गुड बाय या बाय तो सभी को पता है, इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे बताता हूं ताकि आप उनको भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो। आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू लेटर। आप बोल सकते हैं सी यू लेटर, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू देन, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू देन। मतलब सेम ही है, बाय, गुड बाय, या फिर सी यू भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू लेटर, ये भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो, ये भी बोल सकते हैं। मतलब इनके तरीके अलग अलग है। आप गुड बाय और बाय से भी काम चला सकते हैं। अगर आप इसको और बोलना चाहें तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए वो आसान होगा। ठीक है, तो आज के डेली रूटीन में इतना ही। तो यहाँ पर हमारा डेली रूटीन सेक्शन खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हमारे आज के ग्रामर सेक्शन में आज के हमारे ग्रामर सेक्शन में हम देखेंगे कि लास्ट के 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने अभी तक देखा। हमारे पिछले वीडियोस में हमने देखा कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, और फिर एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। आज हम देखेंगे कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है। कंजंक्शन की डेफिनेशन है अ वर्ड विच जॉइंस 2 सेंटेंसेस। अ वर्ड विच जॉइंस 2 सेंटेंसेस, जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ता है। जो शब्द 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे कंजंक्शन बोलेंगे। जो शब्द 2 वाक्यांना जोड़तो, जो शब्द 2 वाक्यांना जोड़तो उसको बोलेंगे त्याला म्हणणार कंजंक्शन। ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, अगर मैंने बोला कि मैं
चाय पीता हूं और नाश्ता करता हूं। मैंने बोला मैं चाय पीता हूं और नाश्ता करता हूं। तो इस लाइन में किस शब्द ने इन दोनों को जोड़ा? यस, और। अगर उसी लाइन को हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई ड्रिंक टी एंड आई टेक ब्रेकफास्ट, या आई ड्रिंक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट, तो इनको किस लाइन ने जोड़ा? यस। अगर मैं इसी लाइन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ड्रिंक टी एंड टेक ब्रेकफास्ट, तो इस लाइन को किस वर्ड ने जोड़ा? इनको जोड़ा है एंड। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से एंड, बट, ऑल्सो, देन, आफ्टर दैट, ये सारे क्या है? कंजंक्शन। ठीक है। और अब हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन की क्या डेफिनेशन है और इंटरजेक्शन की क्या व्याख्या है वो मैं बताऊंगा आपको। तो इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है कि a word which expresses some sudden feelings and emotions. A word which expresses some sudden feelings and emotions. तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो शब्द किसी भी प्रकार के सुख या दुख की तीव्र भावना व्यक्त करता है, जो शब्द किसी भी प्रकार की सुख या दुख की तीव्र भावना व्यक्त करता है, जो शब्द कुठल्याही प्रकारच्या सुख दुःखाची तीव्र भावना व्यक्त करतो, त्याला काय म्हणणार आपण? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन यानी कैसे होता है? देखिए इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जनरली आप क्रिकेट देखते हैं, आप जब क्रिकेट आप देखते हैं तो अगर किसी ने सिक्स मारा या किसी ने बोल्ड किया किसी को, तो आप बोलेंगे वाह, ब्रेवो, ब्रेवो। अगर आप बोलेंगे ब्रेवो, या फिर बढ़िया, या फिर ग्रेट, वेल डन, ये सारे क्या एक ही वर्ड में आपको सब सारे इमोशंस पता चलते हैं आपको। अगर कभी कभी हमको दुख होता है तो हम बोलते ओ, कभी कभी हम बोलते अलास, ये भी बोलते हैं। मतलब अगर हमको कोई चीज के लिए अच्छा लगता है या बुरा लगता है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग एक ही वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। सो इसीलिए उसे बोलेंगे इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की क्या डेफिनेशन है? कि जो शब्द किसी भी प्रकार के सुख दुख की भावना, तीव्र भावना व्यक्त करता है। ठीक है। अब यहां पर हमारा बेसिक ग्रामर शुरू होगा, यानी टेंसेस। अब हमारा यहां पर बेसिक ग्रामर शुरू होगा, यानी टेंसेस। तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे टेंसेस के बारे में। ओके, तब तक आप इनको जो भी मैंने आपको बताया उसको ठीक तरह से इसको प्रिपेयर करके रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनका रोल क्या है, ये आप करके रखिए। उसके बाद में अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे टेंसेस के बारे में। ओके, तो आज के लिए इस ग्रामर सेक्शन में इतना ही, और हमारा आज का लास्ट सेक्शन यानी वर्ड्स। तो ये रहे आपके आज के वर्ड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के डेली रूटीन के सेक्शन में हम देखेंगे कि जब हम किसी को शुभेच्छा देते हैं या शुभकामनाएं देते हैं, मतलब अगर आप किसी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो शुभकामनाएं देने के लिए हमको इंग्लिश में क्या कहना चाहिए, मतलब जनरली हमको क्या कहते हैं या हम क्या कहते हैं शुभकामनाएं देते हैं उस वक्त।
तो शुभकामनाएं देते किस वक्त हम शुभकामनाएं देते हैं? जब कोई कोई नया काम करने जा रहा है या कुछ अच्छा काम करने जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो उस तरह के लिए हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट, या फिर हम बोलेंगे गुड लक, या फिर हम बोलेंगे बेस्ट विशेस। ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। और अगर आपको कोई कहे कि ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक या गुड लक या बेस्ट विशेस, अगर आपको कोई ऐसा कहे तो उसके जवाब में आपको कहना चाहिए थैंक यू। आपको उसके जवाब में कहना चाहिए थैंक यू। इसके अलावा और हम आज देखेंगे डेली रूटीन में कि अगर किसी ने कोई चीज अचीव कर लिया, मतलब किसी ने जैसे कि समझिए कि आप कोई एक किसी ने 100% 100 में से 99% मार्क्स ले लिए, या किसी ने कोई बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन अचीव कर ली, ऐसे बहुत सारी, मतलब कोई कामयाब हो गया बहुत ज्यादा, तो उसको हमें किस तरह से हमको ग्रीट करना है, हम उसे क्या कहेंगे? या फिर हम किसी की कोई एनिवर्सरी है, किसी का बहुत सारी किसी ने कोई चीज अचीव कर लिया है, तो ऐसे वक्त में मतलब हमको उसको बोलेंगे कि हमको अगर किसी को मुबारकबाद देनी है, मतलब मराठी में उसको बोलेंगे शुभेच्छा देनी है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अगर किसी को मुबारकबाद देना है और शुभेच्छा देना है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको शॉर्टकट में इसे बोलना है तो आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेट्स। आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेट्स। या फिर अगर आपको किसी ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेट्स, तो आपको जवाब में देना है, आप जवाब में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक यू। आप बोलेंगे थैंक यू। तो दोस्तों हम आज और देखेंगे अपने डेली रूटीन में कि अगर हमें किसी के काम की तारीफ करनी है, अगर हमें किसी के काम की तारीफ करनी है तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो किसी की तारीफ करने के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे वेरी नाइस, या फिर हम बोलेंगे गुड वर्क, या हम बोलेंगे गुड जॉब, या फिर हम बोल सकते हैं नाइस वर्क। ठीक है, तो क्या क्या हम बोल सकते हैं? अगर हमको किसी के काम की तारीफ करनी है तो इंग्लिश में हम उसे कैसे बोलेंगे? गुड जॉब, या फिर गुड जॉब, नाइस वर्क, गुड वर्क, या फिर आप बोल सकते हो वेल डन। और अगर आपसे किसी ने कहा नाइस वर्क, गुड जॉब, वेल डन या वेरी गुड, तो आप इंग्लिश में उसका जवाब कैसे देंगे? आप बोलेंगे थैंक यू। आप बोलेंगे थैंक यू। तो हमने आज डेली रूटीन में देखा 3 चीजों को, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको यूज करने की कोशिश कीजिए। तो आज के सेक्शन में इतना ही। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे ग्रामर सेक्शन में, हमारा सेक्शन नंबर 2, आज से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई करने वाले हैं, जिसको बोलेंगे टेंसेस, जिसे कहते हैं काल। टेंसेस, क्योंकि ये टेंसेस के ही दम पर आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंसेस से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। तुम को इंग्लिश में बोलेंगे यू। हम को इंग्लिश में बोलेंगे वी। वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे। वो को इंग्लिश में बोलते हैं ही, अगर वो लड़की होगी तो शी। अब इंग्लिश में 2 तरह के कर्ता होते हैं, यानी सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसका शॉर्टकट होता है एस। ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब या तो वो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा। ठीक है, और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का शॉर्टकट होता है PS, और प्लूरल सब्जेक्ट का शॉर्टकट होता है PS। इसका मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स। जैसे कि राजू क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन राजू और अनिल ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस, जिसके द्वारा हम इंग्लिश बोलेंगे। अब सबसे पहले टोटल टेंसेस के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि टोटल टेंसेस कितने हैं। 3 मेन टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिलहाल में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में सोचेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको भी जाने दीजिए। इसमें से सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअल नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल। लेकिन क्या होता है कि ये वर्ड कुछ लोगों को शायद से डिफिकल्ट लगता है, इसलिए कुछ लोग उसकी जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो हम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, इट डजंट मैटर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते किसको है। अब दोस्तों ऐसा है कि हम जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो कैसे सीखने वाले हैं? हम इंग्लिश सीखने वाले हैं हमारी रीजनल लैंग्वेज से। यानी कि अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज आप या फिर आप हिंदी में बात करते हैं या आप मराठी में बात करते हैं, तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? उसी लैंग्वेज के ऊपर से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो आपको ये बहुत जरूरी है सबसे पहले पहचानना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब लाइनें बोली जाती है तो हमें उसे पहचानना कैसे है। मतलब अगर कोई भी बंदा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करता है तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो, आपको पहले वो लाइन पहचाननी पड़ेगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की लाइन है। आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो बात कर रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है? तो ध्यान से देखिए कि मैं उसे आपको बता रहा हूं कि उसे पहचानने का तरीका। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य इंग्लिश में बोला जा रहा है, उसे पहचानने का तरीका क्या है? हम कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका है कि जब भी वाक्य के आखिर में ऐसे आएंगे शब्द कि मैं करता हूं, मैं जाता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं पीता हूं, खाता हूं, आता हूं, जाता हूं, ऐसे वाक्य जब आएंगे तो समझना है कि वो टेंस कौन सा है? वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहली चीज तब आपको क्या समझना है कि वो टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को हम एक बार मराठी में भी रिपीट कर लेंगे। जेव्हाही वाक्याच्या शेवटी येतो, जातो, उठतो, बसतो अशा प्रकारचे वाक्य येतील तर आपल्याला समजायचं की तो टेंस कोणता आहे? तो टेंस आहे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? अब हम देखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के वाक्य बनते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के वाक्य बनते हैं, जिसको बोलेंगे, सबसे पहला जो होता है वो है जनरल सेंटेंस। सबसे पहला है जनरल सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम सबसे पहले देखेंगे जनरल सेंटेंस, साधारण वाक्य। एकदम सिंपल वाक्य बनाएंगे, उसको बोलेंगे साधारण वाक्य, जिसको बोलते हैं हम जनरल सेंटेंस। अब जनरल सेंटेंस के लिए मैं आपको, अब देखिए दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब हम इंग्लिश बोलने जा रहे हैं, तो अब इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक फॉर्मूला बोलिए या उसको आप रूल बोलिए। आपको उस रूल को याद करना पड़ेगा। रूल बड़ा नहीं है, रूल बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलते वक्त वो रूल ध्यान में रख के ही आपको बोलना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको चाय बनानी है। अगर आपको चाय बनानी है तो सबसे पहले आपको उसके लिए पानी लगेगा, पत्ती लगेगी, शक्कर लगेगा, उसी हिसाब से तब जाके चाय बनेगी। उसी तरह से अगर आपको ये रूल याद करना है, मतलब अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, उसके साधारण वाक्य में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करनी है तो आपको क्या करना है? आपको ये रूल याद करना है। आप इस रूल को ध्यान में रखिए और जो वर्ड्स मैं आपको देता हूं उनको याद कीजिए, तो ये अपने आप सेंटेंस बनता जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कैसे करेंगे, तो उसका जो सबसे पहला रूल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 है आई। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। इस रूल को बोलते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य की शुरुआत आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट से हुई, इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य की शुरुआत आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट से हुई, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1,
जो कि साधारण वाक्य का है, जनरल सेंटेंस का है, उसका रूल क्या है? उसका रूल है कि वाक्य की शुरुआत आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, अगर इनसे इसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करने वाले, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, एक साथ नहीं सीखेंगे, ठीक है? तो अभी मैं इसके लिए आपको 3 लाइनें बता रहा हूं हिंदी की, आप खुद भी करके देखिए, मैं आपको समय दूंगा तब तक, और उसके बाद में मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहली लाइन, मैं खत लिखता हूं, मी पत्र लिहितो, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, हम गांव जाते हैं, आम्ही गावाला जातो, ये दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन, वे नदी में तैरते हैं, ते नदीत पोहतात। तो अब हम इसके आंसर देखते हैं। मैंने पहली लाइन पूछी थी कि मैं खत लिखता हूं, मी पत्र लिखतो, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा अपने रूल के हिसाब से? इस वाक्य की शुरुआत कैसे हुई है? मैं यानी आई, तो सबसे पहले आएगा आई, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है इसमें, फिर क्या चाहिए अपने को? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब लेकिन सबसे पहले देखना है कि इस वाक्य में क्रिया काय की हो रही है। क्रिया हो रही है लिखने की, और लिखने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट। राइट क्या हुआ? वर्ब। तो आई राइट, और बाकी का बचा ऑब्जेक्ट, अ लेटर। आई राइट अ लेटर। मी पत्र लिखतो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई राइट अ लेटर। ओके, अब दूसरी लाइन थी हम गांव जाते हैं, आम्ही गावाला जातो। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा होगा? देखिए, हम बोले तो वी, सबसे पहले तो वी आएगा, फिर यहां पर कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की। जाने को क्या बोलेंगे? गो। तो सबसे पहले वी गो, कहां पर जा रहे हैं? गांव, टू विलेज। टू क्या है? प्रीपोजिशन, जो मैंने पहले बताया था आपको। वी गो टू विलेज, आम्ही गावाला जातो, वी गो टू विलेज, ठीक है? और तीसरा है हम नदी में तैरते हैं, सॉरी हम नहीं, वे नदी में तैरते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ते नदीत पोहतात। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? वे या फिर ते बोले तो दे, THEY, दे। फिर उसके बाद में तैरने को क्या बोलेंगे? तैरने को बोलते हैं स्विम, तैरने को बोलते हैं स्विम। तो फिर इसका कैसे होगा? दे स्विम इन द रिवर, क्या होगा? दे स्विम इन द रिवर। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा, ठीक है? तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसके कम से कम प्रैक्टिस के लिए 20 से 25 लाइनें या उससे भी ज्यादा अगर लाइनें मैं आपको हिंदी की या मराठी की लाइनें आपको दिखाऊंगा या आपको बोलूंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उसके आंसर्स अपने लिख कर देखना है, या फिर आपको आपके उसके आंसर्स तुरंत बोल कर देखना है। जैसे जैसे आप उसके आंसर अपने आप दे सकेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप सोचे कि आप हम इंग्लिश कैसे बोलना शुरू कर सकते हैं आज से ही, सपोज कीजिए कि मैंने आपको अगर पूछा कि आप सुबह 6 बजे उठने के बाद 12 बजे तक क्या करते हैं, तो अगर मैंने आपको पूछा कि आप सुबह 6 बजे उठने से लेकर 12 बजे तक क्या करते हैं, तो आप मुझे कैसे बोलेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, या मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ, या फिर मैं चाय पीता हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ, या मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं या फिर कुछ भी आप, फिर मैं खेलती हूँ, या फिर मैं खेलता हूँ। जैसा भी आप बोलेंगे, आपका स्केड्यूल जैसा रहेगा वैसा। आपने एक चीज गौर की कि ये सारी लाइनें आपने कौन से टेंस में बोली? ये सारी लाइनें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जनरल सेंटेंस में ही बोली है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? वो रूल कि कैसे उसको अप्लाई करके बोलते हैं, और दूसरा वर्ड्स कि कब। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, फिर मैं चाय पीता हूँ, देन आई ड्रिंक टी। याद है देन क्या है? कंजंक्शन, जो मैंने पहले बताया था कि वो वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस। फिर मैं खेलता हूं, देन आई प्ले। आपको तो सिर्फ रूल याद रखना है और बोलने की कोशिश करनी है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। 25 लाइन्स या 50 लाइन्स मैं आपको दूंगा, जिसको आपको हिंदी में ही दूंगा या मराठी में दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश में उसका बोलकर देखना है, ताकि उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आंसर भी बताऊंगा। ओके,
इन केस अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको ये रूल समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपको और उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। अब हमारा लास्ट सेक्शन वर्ड्स का, तो ये रहे आज के वर्ड्स।